दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बताइए यहाँ पे सर थैंक यू सर। बताएंगे सर मेरा नाम यश खिलवानी है। ये मेरा पहला यूपीएससी इंटरव्यू है और अगर मैं कुछ बता पाऊँ कैंडिडेट्स को जो उनकी जर्नी में उन्हें मदद करे तो वो मेजरली 2 से 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट कि आप अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन खुद स्ट्रैटेजाइज करिए। अब आप वो कैसे कर सकते हैं? टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखिए, PYQs को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, सिलेबस को स्टडी कीजिए और फिर अपने सोर्सेज और स्ट्रैटेजी बनाइए। दूसरी चीज़, मार्केट में जो मिलता है या फिर जो कोचिंग्स बताते हैं सिर्फ उनके ऊपर ना भरोसा कीजिए या भागिए उनके पीछे। आप उसको वेरीफाई करिए सिलेबस से और PYQs से। और तीसरी चीज़, प्लान करके डेडिकेटेडली बैठ के अच्छे से समय दे के प्रिपरेशन करिए और सब अच्छा होगा। आप पे भी मेहर रहे और सब अच्छा ही होगा। अच्छा, मीडियम क्या है आपका और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? सर मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट का मीडियम इंग्लिश था। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA प्रोग्राम की डिग्री की है और मास्टर्स मैंने किया नहीं। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है। मेरे BA प्रोग्राम की डिग्री में हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट था। अच्छा, कितने बार मेंस दिया आपने, अटेम्प्ट क्या रहे हैं आपके? सर ये मेरा तीसरा मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू और 5th अटेम्प्ट। तो मैंने मेरी जर्नी में काफ़ी गलतियां करके सीखी हैं। मैं एडवाइस करूंगा एस्पिरेंट्स को कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, हमसे थोड़ा और बेहतर काम करें, अपने अटेम्प्ट्स बचाएं, अपना समय बचाएं और जल्दी इस जर्नी से सक्सेसफुल होकर बाहर हों। अच्छा, आप सर प्री की बात करते हैं क्योंकि प्री नज़दीक है 2026 वाला, तो क्या क्या हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्या रणनीति होनी चाहिए प्री के लिए? सर प्री में मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया है हमेशा, खास करके पहले 2 अटेम्प्ट्स के बाद मेरा हमेशा 120 तक जाता है प्रीलिम्स का स्कोर। अच्छा। तो वो कट ऑफ से डिसेंटली ऊपर है। तो मैं प्री के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, प्री में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका नॉलेज कंपोनेंट होगा और एक आपका स्ट्रैटेजी कंपोनेंट होगा। बच्चे सिर्फ नॉलेज कंपोनेंट के ऊपर प्रिपेयर करते हैं और स्ट्रैटेजी कंपोनेंट में आप मात खा जाते हो। आपको स्ट्रैटेजी कंपोनेंट पर और एग्जीक्यूशन में बहुत ध्यान देना है। आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पेपर को देखना है, कैसे आपको डिकोड करना है, किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज आता है, क्या टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग का स्टाइल क्या है और ये कैसे कर सकता है बच्चा। प्रीलिम्स को एनालाइज करके 10 साल के प्रीलिम्स पेपर्स को बार देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए, बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में और उनको देख के आपको समझ में आएगा कि भाई एक पैटर्न है यूपीएससी का प्रीलिम्स में। अगर आपने वो पैटर्न क्रैक कर लिया तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कि प्रीलिम्स में रोक सकता है। अच्छा, पैटर्न से अपना देखेंगे किसका कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वेश्चन है एक, उसमें सच है, 3 झूठ बोले गए। आपको तो झूठ पकड़ना है ना। किसी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है, एक सही होना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 25% प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही आप अंधा भी मारोगे तो आपको तो ये पैटर्न दिखने लगेगा कि भाई झूठ बोलने का एक तरीका होता है कमीशन का। जब वो झूठ बोलने का तरीका आप पकड़ पाएंगे तो आप नॉलेज के लेवल से ऊपर लेवल पे गेम खेल पाएंगे और मुझे नहीं लगता फिर आपका कभी प्रीलिम्स रुकेगा। ये गेम का ही खेल है, प्रैक्टिस का खेल। ये प्रेजेंस अवेयरनेस का गेम है, PYQs को डिकोड करने का गेम है। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ के आप सोचें कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूँ तो ऐसा नहीं होगा। 100 में से एक बच्चा, अगर 13 लाख एप्लीकेंट्स हैं उसमें से 13 से 14 हज़ार मेंस के लिए चुने जाते हैं। अगर 7 लाख बच्चे भी एग्ज़ाम देने आते हैं या 6 लाख भी आते हैं तो 100 में से सिर्फ 2 बच्चे इफेक्टिवली, 98 बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो उन 2 बच्चों में आपसे ज़्यादा दिमाग नहीं है, ऐसा मत समझिए। बस उनकी स्ट्रैटेजी उस दिन पे और एग्जीक्यूशन उस दिन पे आपसे बेहतर था। बस यही डिफरेंस होता है। अटेम्प्ट कितने कर रहे थे आप GS पेपर फर्स्ट में और CSET में, दोनों में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे हर बार? सर मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बच्चे को 80 to 90 के बीच में अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन GS की बात कर रहा हूँ मैं, डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। CSAT में देखिए क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पेपर पूरा देखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट आपको 40-45 भी करेंगे तो सेफ़ है, 45 to 50 तो बहुत ही सेफ़ है। आप उसमें ध्यान रखें जो क्वेश्चंस आपके समझने वाले हैं, बनने वाले हैं, उनको आप देख के करें। जो नहीं समझते उसको आप छोड़ सकते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है। बच्चे ये छोटी सी बात नहीं समझ सकते कि हम अटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हमको किसी एक क्वेश्चन में बैठना नहीं है, वही उनका CSAT का पेपर डुबा देता है। अच्छा, कोर सब्जेक्ट की बात करें मैथ में, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हम मैथ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं? सर मैं कोई सोर्स तो कोट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक सिंगल सोर्स कोट करूँगा। यूपीएससी के खुद के PYQs 10 साल के आप उठाएं। PYQs जितना आपको सिखाएंगे, कोई सोर्स, कोई कोचिंग, कोई मेंटर या मैं या मेरे जैसे कोई भी हो, टॉपर्स भी नहीं बता सकते आपको। PYQ और सिलेबस आपकी गाइडिंग लाइट होगी प्रिपरेशन में।
अच्छा, PYQ के अलावा मॉक टेस्ट या दोनों या अकेला PYQ? देखिए, PYQ नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। हाँ हाँ। मेंस में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जितने मॉक्स वगैरह हैं, कोई भी यूपीएससी जो कमीशन का लेवल है क्वेश्चन आस्किंग का, क्वेश्चन पूछने का, वो कोई मैच नहीं कर सकता है। तो आप पहले PYQ समझिए कि कमीशन आपसे क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछ रहा है, उसको जवाब देना सीखिए। फिर आप मार्केट के टेस्ट में भी अच्छा करेंगे और एक्चुअल एग्जाम में भी अच्छा ही करेंगे। हाँ, पहले PYQ मेन है। PYQ मेन है। अच्छा। और उसको डिकोड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। NCERT का क्या कहेंगे आप? NCERT देखिए फाउंडेशनल लेवल ऑफ नॉलेज बनाने के लिए होता है। अब मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ था अपने स्कूल से, तो मुझे NCERT अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो स्कूल में पढ़ी थी वही। बट अगर किसी को फाउंडेशनल अवेयरनेस नहीं है, फाउंडेशनल लर्निंग सीखनी है सब्जेक्ट्स के बारे में, कोई साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा है, जी जी, तो वो NCERT पढ़ सकते हैं। बट उसका आप समझिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए पढ़ रहे हैं। बड़े कम टाइम में बड़े आराम से आपको NCERT पढ़ लेनी चाहिए, उसको बहुत ऊपर मत रखिएगा। कुछ NCERTs बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफी के लिए आप प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, तो ज्योग्राफी की NCERT बड़ी इंपॉर्टेंट है 11 और 12th की। तो कुछ ऐसे NCERTs रहती हैं जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, और भी सब्जेक्ट में 6वीं से 12वीं तक की बोलते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने तो नहीं पढ़ी 6वीं से 12वीं तक की। हाँ। और मुझे लगता है मैं पढ़ता तो मेरा कोई अंजाम कुछ अलग नहीं होता। हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को डिसेंट अंडरस्टैंडिंग मैंने सोर्स बुक पढ़ के बिल्ड कर ली थी, अच्छा अच्छा। तो इतना कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा, प्री में GS पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? कौन कौन से सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट? देखिए, ये अगेन आपको PYQ एनालिसिस से बड़ा क्लियर पता चल जाता है। मैं 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता देता हूँ। जी जी इन्वायरमेंट हो गया, 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे। जी जी। ज्योग्राफी का भी वेटेज पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, तो अब 14 से 15 क्वेश्चन आराम से ज्योग्राफी से एक्सपेक्ट करेंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों बड़े बड़े सेगमेंट्स, 15 से 17 क्वेश्चन आने वाले। हाँ। उसके बाद फिर आपका बचते हैं, ये हो गए 4 सबसे बड़े पेपर, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। फिर साइंस एंड टेक और IR और हिस्ट्री भी कंबाइंड अगर आप देखेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो ठीक ठाक अब थोड़ा कम हो गया है। बट UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, कोई एक ब्रॉडर तो हम लोग रेंज नहीं दे सकते हैं। बट मोटा मोटा ये सब्जेक्ट्स पे व्यक्ति ध्यान रखे तो चलता चला जाएगा। इकोनॉमी कैसा, क्या इकोनॉमी, साइंस, टेक, इससे भी सवाल रहे? साइंस एंड टेक बड़ा करंट अफेयर बेस्ड रहेगा और उसका कंपैरेटिव वेटेज कम है अगर कंपेयर करेंगे आप इन्वायरमेंट या इकोनॉमी से, तो बट इम्पॉर्टेंट है, मतलब डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अच्छा है। तो बच्चा उसमें कम से कम सोर्स ले, उनको मल्टीपल बार रिवाइज करे, तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको साइंस एंड टेक में भी। अभी जो समय चल रहा है, इस समय से क्या करना चाहिए छात्रों के लिए? प्री के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं ध्यान देना चाहिए अभी के समय से? प्री के लिए अभी चल रहा है, देखिए मई फरवरी ख़त्म हो रहा है, आपके पास मार्च, अप्रैल और मई में तो प्रीलिम्स आने ही वाला है। तो अब ये 2-3 महीने में भाई आपको बड़ा सतर्क रह के प्रिपरेशन, बड़ी प्लान करके प्रिपरेशन करनी है। आप अगर PYQs नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ PYQs देखिए, सब्जेक्ट वाइज देखिए, टॉपिक वाइज देखिए, मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी आपको। और फिर अपने उसमें आप आंसर्स अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा किन सब्जेक्ट्स में, किन एरियाज़ में, किन टॉपिक्स में मैं शॉर्टफॉल हो रहा है, मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। उन सब्जेक्ट्स को आप, टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो जाके, और ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन प्लान करके, स्ट्रक्चर करके एग्जीक्यूट करिए, तो प्रीलिम्स तक तो आराम से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। अब यहाँ तक सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्री हो गया, अब मेंस के लिए क्या करना चाहिए? मेंस आपने कब से किया था? मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरी जर्नी लंबी खिंच गई है। वो रही कि मैंने मेंस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं की थी। मेंस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन हुई 6 महीने की, ऑप्शनल और मेंस के बाकी सब्जेक्ट। अगर आपने वो नहीं की है तो बहुत मुसीबत पड़ने वाली है आपको, वो 2-3 महीने के 80 दिन के गैप में करने की, प्री और मेंस के बीच में। अगर एक यंग एस्पिरेंट ये बात सुन रहा है तो मैं आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करूँगा कि आप PYQs लेके बैठें, मेंस के, ऑप्शनल के तो 40 साल के PYQ लेके बैठे, GS के तो 10 साल के भी चल जाएंगे, और उनको देखें और उनको सिलेबस को PYQs के थ्रू प्रिपेयर करें, नोट्स वगैरह बना के, तो वो टाइम लेती है अच्छी खासी प्रिपरेशन। जो बच्चे प्री क्लियर करके मेंस देने जाएंगे, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप ऑप्शनल को आधा दिन दे ही दीजिए प्रिपरेशन में, क्योंकि ऑप्शनल का वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। 270-280 तो आपको ऑप्शनल में कम से कम एम करना ही करना है। एक्सेप्शनल स्कोर 300 प्लस चला जाएगा। बाकी GS पेपर्स के लिए आप आधा दिन दीजिए। और आंसर राइटिंग आप डेली भले ही 2-3 क्वेश्चन भी लिखिए, तो उससे क्या आपका पर्सपेक्टिव सेट रहता है कि भाई मेरे को आंसर्स लिखने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जितना कंटेंट पढ़ रहा हूँ उसको 2 या 3 या 4 पेज मेरे को फिट करना है। तो वो रीवायरिंग हो जाती है,
प्री और मेंस के टाइम के बीच में, और फिर हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहिए ताकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलती रहे और प्रिपरेशन भी होती रहे। अच्छा, जैसे ऑप्शनल आपने बात की, तो कोचिंग वगैरह ले रहे थे कि आपके ग्रेजुएशन से ही उसी को कवर किया आपने? हिस्ट्री ऑप्शनल में एक ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलना बड़ा कठिन है, तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि भाई आप सोर्स बुक निकालिए। पहले तो सिलेबस PYQs हो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अब। उसके बाद फिर टॉपर वीडियोस आप देखेंगे अपने ऑप्शनल के, तो मल्टीपल टॉपर्स वीडियो देख के आपको कॉमन चीज़ें निकाल लेनी है कि भाई कॉमन सोर्स बुक्स क्या बता रहे हैं, कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या बता रहे हैं। वेरीफाई हो गया कि आपने भाई 2-3 लोगों के मुंह से सुन लिया जो 280 या 280 प्लस ला चुके हैं। उसके बाद फिर आप अपना सोर्स बुक डिफाइन कर लिया आपने, सिलेबस रख लिया, PYQ रख लिया। अब इनको मैप करना है। सिलेबस में टॉपिक देखा, उस टॉपिक के PYQs देखे, और PYQ देख के फिर सोर्स बुक पे गए कि अच्छा अब मेरे को ये पढ़ना है क्वेश्चंस ताकि मैं आंसर कर सकूं। फिर सोर्स बुक पढ़ के वैसे नोट्स बनाए जो आपके PYQ आंसर करने में एक्चुअली में यूज़ होंगे आंसर्स में। ऐसे करके आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से करने में 3 से 4 महीना निकल जाता है। अच्छा। मल्टीपल सोर्स क्योंकि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए उठाने पड़ेंगे, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक। नोट्स आपने बनाए थे सभी सब्जेक्ट के कि कोई सब्जेक्ट के बनाए थे? सर मैं तो बड़ा ही मक्कारी करता था नोट्स बनाने में, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना का बड़ा टाइम टेकिंग और काम लगता था। तो GS के लिए तो मैंने मेजरली नोट्स नहीं ही बनाए कभी, ऑप्शनल के लिए भी नहीं ही बनाए थे। बट 2 बार फेलियर होने के बाद ऑप्शनल में फिर मैंने फाइनली नोट्स बनाए, और मुझे लगता है इस बार ऑप्शनल का स्कोर इम्प्रूव हुआ होगा, जिसकी वजह से PT देने का मौका मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ऑप्शनल के जो नोट्स बनाए हैं, क्या क्या आपने ऐसा उसमें विशेष ध्यान दिया? कौन से पॉइंट रहे कि पूरे ही नोट्स बनाते थे, कुछ चीज़ों को रखते थे? हम बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचते थे कि मुझे आंसर लिखना है ऑप्शनल में 3 टाइप के, 2 पेज का, 10 नंबर का, 3 पेज का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, 4 पेज का। तो मैं सोचता था अगर मैंने कोई टॉपिक PYQ में देख लिया है, अब मैं सोर्स बुक से पढ़ रहा हूँ, नोट बना रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा भाई मैं इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा। सिमिलर टॉपिक पे प्रेडिक्टेबल लाइंस ऑफ क्वेश्चनिंग होता है मेंस के ऑप्शनल में। इंट्रो क्या दे सकता हूँ, बॉडी में क्या डायमेंशंस में कवर करूँगा, उनके अंदर क्या चीज़ें मैं कोट करूँगा, क्या हिस्टोरियन का नाम कोट करूँगा, क्या एनालिसिस कोट करूँगा, और फिर मेरा एक अच्छा कंक्लूजन क्या रहेगा जो पूरे आंसर को अच्छे से सम अप कर सके। तो नोट्स बनाना भी आपको PYQ लिखने के स्टाइल में ही करना है कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं ऐसा। अच्छा। तो उससे मदद हो जाती है रिवीजन में भी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी। अच्छा, टॉपर्स कॉपी भी देखी है कभी आपने कि उसको इग्नोर भी किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए, कोई बोलता है मैंने नहीं देखी, आप क्या करें? सर हिस्ट्री ऑप्शनल में एक समस्या है, मार्केट में टॉपर कॉपी मिल जाती है, बट इस टॉपर कॉपी का आपको पता नहीं होता वो कौन से अटेम्प्ट की टॉपर कॉपी है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पहले के अटेम्प्ट्स में मेंस के 200 नंबर आए ऑप्शनल में, और आपने उस टाइम की उसकी टॉपर कॉपी देख ली, आंसर राइटिंग कॉपी देख ली, जो 300 वाला उसका अटेम्प्ट था, ऐसा कई बार होता है उसकी कॉपी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप वो 200 नंबर वाली आंसर राइटिंग सोच के देख रहे हो कि यार मेरे को ऐसा लिखना है, तो बड़ा ब्लंडर हो जाता है। और एक तो टॉपर्स बड़े कम हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के, और उनके अवेलेबल टॉपर कॉपी भी कम है। तो कोई भी आप देखते हैं उसको वेरीफाई करिए कि उनका कौन से अटेम्प्ट का ये लिखा हुआ कॉपीज़ हैं। हाँ, वो पता चल रहा है आप 200 की देख के जा रहे हो और काम कैसे 300 का करोगे आप। तो देख के सीखना है, उसमें भी मल्टीपल टॉपर कॉपीज़ आप देखें और कॉमन चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इनका आंसर राइटिंग का स्टाइल क्या है, डायमेंशंस कैसे वो कवर करते हैं, आंसर्स कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कंक्लूजन ये कैसे अपना इंप्रूव कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। हाँ। अच्छा, 4th पेपर ऐसे वो एथिक्स की क्या कैसी तैयारी की आपने? एथिक्स एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तो सब सेम ही रहता है। एथिक्स बड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है, तो बहुत पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लीजिए सिलेबस को पकड़ के वर्ड टू वर्ड। उसके बाद आप PYQs में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपने PYQs देख के ही अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करिए ताकि वो बड़े कम प्रेशर टाइम में आप अच्छा आंसर प्रेजेंट कर सके और एथिक्स पेपर टाइम पे कंप्लीट कर सके और डिसेंटली कंप्लीट कर सके, तो वो प्रायोरिटी रहे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके नोट्स से आपने पढ़ाई की थी कि कहीं से इसके लिए गाइड भी की है? नहीं, इस बार तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैंने कोई गाइडेंस नहीं ली थी। जो पहले के नोट्स थे उन्हीं को रिफ़ाइन किया, उनमें बेटर एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स डाले, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की टॉपिक्स के अराउंड, और टाइम से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने की कोशिश की बस। जैसे कोट्स की ज़रूरत होती है तो न्यूज़पेपर का बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, तो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स के लिए या मैगज़ीन पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे होंगे तो उसको कैसे आप पढ़ते थे?
न्यूज़पेपर पढ़िए आराम से, 30-40 मिनट लगाइए, एक न्यूज़पेपर कोई भी उठा लीजिए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आराम से पढ़िए। और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जनरल ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, तो आपको चीज़ों का कंटेक्स्ट मिल जाता है, आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आज आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा रेपो रेट अगर RBI ने चेंज कर दिया तो ये क्या होता है, क्यों किए हैं। बट अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको उन्हीं आर्टिकल्स में सब समझ में आ जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है, वो क्यों चेंज किए जाते हैं, वो कैसे कौन चेंज करता है। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए और करंट अफेयर डेवलपमेंट से अवेयर होने के लिए बड़ा ज़रूरी है न्यूज़पेपर। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए न्यूज़पेपर्स के, मुझे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम लगता है जो बच्चे करते हैं। आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे मार्केट में ढंग के करंट अफेयर्स के, आप वो देख सकते हैं, उनको मल्टीपल बार रिवाइज कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होता है। अच्छा। अब अंतिम मैसेज दीजिए ऐसे छात्रों के लिए जो घर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस चीज़ से भी डरे हुए हैं कि भाई कोचिंग नहीं लेंगे तो हमारा होगा ही नहीं, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी टिप्स सेल्फ स्टडी में ध्यान देना चाहिए? देखिए, आज के ज़माने में जब हर कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है तो ये विचार सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम छोटे शहर से आते हैं, मैं भी छोटे शहर से आता हूँ, बट मैं कोचिंग नहीं लूँगा बड़े शहरों में जाके तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये तो एक मिथ है। दूसरी चीज़ जो मैंने टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रेटेजाइज़ करके प्रिपरेशन कीजिए, ठीक से टाइम दीजिए और आप सोचिए कि भाई मेरे को कम से कम टाइम में UPSC का ये एग्ज़ाम निकालना है। स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी, एफ़र्ट और हार्ड वर्क रहेगा प्रिपरेशन में तो सब हो जाता है। और लास्ट मैसेज, एक चीज़ जो मेरी मम्मी बोलती थी, हम लोग जब छोटे शहरों से आते हैं हमारा पढ़ लिख के कुछ करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब हम पढ़ लिख के कुछ कामयाब हो जाएंगे ना तो हमारे ऐसे कई बच्चों को उम्मीद मिल जाएगी जिनको आज ये सुनना पड़ता है छोटे शहरों के बड़ों बुज़ुर्गों द्वारा कि इतना पढ़ने लिखने से क्या होता है, इतना पढ़ा लिखा के क्या कर लोगे। तो जब हम कामयाब होंगे तो शायद वो धारणा बदलेगी और बच्चों को, खास करके और बेटियों को मौका दिया जाएगा कुछ छोटे शहरों से निकल के पढ़ के कुछ करने के लिए, अपने लिए भी और समाज के लिए भी, देश के लिए भी। तो उस अगर आप सोच विचार के साथ मेहनत कर सके तो बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। MP सतना से जी। अच्छा, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, टीकमगढ़ से। बढ़िया। अच्छा, तो वहाँ से आप कोचिंग के लिए आए थे कि खुद के पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पे दिल्ली में, कि दिल्ली में रह के कि वहीं से तैयारी की आपने? सर मेरा ग्रेजुएशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ। हाँ। उसके बाद फिर कोविड के बाद कुछ टाइम में चला ही गया था, मैं मेरे फादर के बिज़नेस में उनकी मदद कर रहा था। फिर ऑन एंड ऑफ पढ़ाई चली रही थी। फिर अभी ये वाले अटेम्प्ट के लिए मैं कुछ टाइम दिल्ली भी आके रुका क्योंकि मैं मेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा था। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करने में मुश्किल हो रही थी। बट सबका कंफर्ट जोन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं घर पे रह के आराम से पढ़ सकता हूँ तो आप घर पे रह के पढ़िए। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को एक आइसोलेशनिस्ट एनवायरनमेंट चाहिए तो मैं शायद PG में रह के पढ़ूँगा कहीं पे किसी और शहर में। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे हम बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो भगवान की गनीमत थी कि ये सब चिंताएं नहीं थी, तो इसलिए हम ये सब कर पाए और इतना टाइम और अटेम्प्ट्स भी दे पाए। बट मैं विश करता हूँ कि बच्चे अब दूसरों की गलतियों से सीखें ताकि खुद अपना टाइम बचा सके और अटेम्प्ट बचा सके। आपने अटेम्प्ट की बात की तो कभी कभी डीमोटिवेशन भी होता होगा, लोगों के ताने भी हो जाते हैं, अपने सामने नहीं पीछे से भी ये डर भी रहता है लोग क्या कहेंगे। कभी आपको ऐसा लगता था तो कैसे इससे आप फेस किया? ये देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम तो रहती है एस्पिरेंट्स के साथ और मैं इसके लिए कुछ सजेशन देना चाहूँगा। फर्स्ट, आपकी प्रिपरेशन बड़ी प्राइवेट रखिए। आपको और आपके बहुत क्लोज़ फैमिली, माता पिता, भाई बहन के अलावा ज़्यादा किसी को पता होना नहीं चाहिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि किसी का मतलब भी नहीं है और वो क्या ही आपकी जर्नी में आपकी मदद भी करते हैं। जब आपकी लड़ाई खुद की है तो प्राइवेटली लड़िए उसको। उसके बाद नेगेटिविटी से दूर ही रहें। रिश्तेदार कौन सा बड़े काम आने वाले हैं, आप कामयाब भी हो जाएंगे या फेल भी हो जाते हैं तो वो तो वहीं हैं, वैसे ही हैं। और बाकी बस अगर आपको लगता है कि आपके पास वो काबिलियत है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका भाई हक बनता है अटेम्प्ट देने का। बट ये मत सोचिएगा कि भाई ये एक एग्ज़ाम एक ही रास्ता है और ये आखिरी रास्ता है। अगर आपको लगता है कि आप 13 लाख के भीड़ में से उन फाइनल 1000 लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं, तो आपको ये भी दमखम रखना पड़ेगा कि अगर आप नहीं भी आते हैं तो आप कुछ अपने जीवन में, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बड़ा ही करेंगे। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको चलना चाहिए। ठीक सर, ऑल द बेस्ट। ठीक, तो दोस्तों ये थी वो सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों के कमेंट रहते हैं, डाउट रहते हैं। हमने सारे कमेंट पूरे किए। जो भी डाउट रह जाते हैं कमेंट करिए, अगले वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।